राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनेसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में पटवार शिफ्ट 2 मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। हालांकि पता है कि पेपर बहुत आसान आया था, आपने सारे क्वेश्चन क्या कर लिए होंगे, सही सही टिक लगाए होंगे। उनके सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, आज की क्लास से आप मैच कर लेंगे कि आपका क्या उत्तर आया था और सही उत्तर उसका क्या होना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 के अंदर पहला क्वेश्चन ये था लाभ और हानि से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वेंस ने कुछ धनराशि एक अलमारी खरीदी। स्वेंस ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी, उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 के लाभ पर अलमारी को क्या करा, बेच दिया। उसे टोटल परसेंट में कितने का लाभ हुआ, 25 का। तो मरम्मत पर खर्च की गई राशि आपको बतानी है। देखो होता क्या है कि जो भी आपका सीपी होता है उसमें मरम्मत पे जितना भी खर्च हुआ उनको जोड़ने पर टोटल सीपी मिलता है। तो मान लो कि अगर सीपी 100 रहा होगा और 10% उसने मरम्मत पे खर्च किया तो टोटल खर्च करने के बाद 10% खर्च करने के बाद मरम्मत पे टोटल सीपी कितना होगा, 110। तो आपने कहा सर इसका रेशियो कितना बनेगा, 10 से 11। ये चीज पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो भी उस अलमारी का क्रय मूल्य था, मरम्मत पर उसने 10% खर्च किया तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर, 110%। ठीक है, तो रेशियो कितने का बनेगा, 10 और 11 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 1100 का लाभ हुआ है और यही लाभ परसेंट में कितना दिया है, 25। तो आप कह रहे हो ना सर 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1100। 25% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1100। तो मैं क्या करता हूं, सीपी निकाल लेता हूं। सीपी अपने आप में कितना होगा सर, 100%। तो 100 का गुना कर दो। मुझे बताओ 25 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आपने समझ लिया कि उस अलमारी का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो 4400 होगा। और हमें पता है कि सर इसका रेशियो कितना है सर, 11 है। तो यह 11 4400 के बराबर है। तो सर यह कितना गुना हो रहा है, 400 गुना। तो सर यह भी कितना गुना होगा, 400 गुना। तो वास्तव में उसने उस अलमारी को खरीदा कितने में था, 400 में। फिर उस पर जब मरम्मत किया तो कितने रुपए का मरम्मत पे खर्च हुआ, 400 का। तब उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बने होगा, 4400। अब इसमें 1100 का लाभ लेकर उसने क्या किया होगा, बेचा होगा। तो हमसे पूछा मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया, तो आपने कहा सर मरम्मत पर 400 खर्च कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा सीपी प्लस जो भी उस वस्तु पर खर्च किया गया राशि है, चाहे वो मरम्मत के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, उनको टोटल करने के बाद ही आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकलता है। चलिए अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पढ़ो। मशीन की एक घिरनी जिसमें 8 दांत है उसे 18 दांतों वाले एक बड़ी घिरनी के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, छोटी घिरनी 27 चक्कर लगाती है तो बड़ी घिरनी द्वारा लगाई गई चक्रों की संख्या निकालें। अब देखो एक एक करके देखो। सर छोटी घिरनी में कितने दांत है, 8। बड़ी घिरनी में कितने दांत है, 18। तो मैं आपसे पूछूं कि इनको अगर एक साथ जोड़ा जाए, कहने का मतलब यह एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो आपने कहा सर इनका लैसे लिया, लैसे कितना आएगा, 72। कहने का मतलब यह एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो सर 72 रोटेशन के बाद मिलेंगे। 72 चक्कर लगाने के बाद एक दांत दूसरे दांत से मिलेगा। कहने का मतलब एक दांत दूसरे दांत से क्या होगा, जुड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें तो टोटल 8 दांत है, तो सर 72 चक्कर लगाने के लिए इसको कितना गुना करना पड़ेगा, तो सर 9 गुना। सर इसमें तो 18 दांत है, 72 चक्कर लगाने के लिए इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना। तो आपने कहा कि सर इस 18 दांत वाले घिरनी को जब मैं 4 बार घुमाऊंगा तो 72 होगा, जब 8 दांत वाली घिरनी को 9 बार घुमाऊंगा तो 72 होगा, और 72 नंबर 72 वे टाइम पे जाकर ये एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी घिरनी कितनी चक्कर लगाती है, 27। और यहां हमें पता है कि छोटी घिरनी कितनी चक्कर लगाती है, 9। तो यह 27 का कितना, 9 का कितना गुना होगा, 3 गुना। तो सर यह भी कितना गुना होगा, 3 गुना। कहने का मतलब बड़ी घिरनी को टोटल 12 चक्कर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। आपसे यही पूछा कि बड़ी घिरनी द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी, कितनी बार बड़ी घिरनी घूमेंगी और कितनी बार छोटी घिरनी घूमेंगी, कि ये एक दूसरे के साथ क्या होगा, इनको जोड़ा जा सकता है। क्लियर है। चलिए आसान क्वेश्चन था, अगले को देखिए।
क्या कह रहा है, एक दुकानदार 200 रुपए में 12 पेन खरीदा, तो आपने कहा सर 12 पेन का जो क्रय मूल्य है वह 200 रुपए है, ठीक है। फिर कह रहा है 8 पेन को 160 रुपए में बेच दिया, 8 पेन का जो विक्रय मूल्य है 160 है, तो वस्तु की संख्या सेम कर लो। अच्छा, सेम बनाने के लिए मैं यहां 2 का गुना कर दूं, यहां 3 का गुना, 2 का गुना करते ही सर ये 24 वस्तु का जो खरीद मूल्य होगा वह कितना होगा, 400। और यहां 3 का गुना किया तो यहां भी 3 का गुना करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर 24 वस्तु को बेचा कितने में, 480 में। 24 वस्तु को खरीदा 400 में, 24 वस्तु को बेचा 480 में, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, सर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो आपने कहा सर 80 का प्रॉफिट कितने पे, क्रय मूल्य 400 है और गुना किसका, 100 का। सर 80 से कटा यह वैल्यू 5 बार और 5 से इसको काटोगे 20 बार, तो 20% का क्या होगा प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक दुकानदार ने 40 रुपए प्रति किलो की दर से 50 किलोग्राम चीनी खरीदा, तो मुझे बताओ चीनी का क्रय मूल्य क्या होगा। 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया, तो 50 केजी का कितना होगा, तो आपने कहा सर 2000 रुपया टोटल सीपी होगा 50 केजी चीनी का। अब क्या कह रहा है, उसने 40% चीनी को 60 रुपए के हिसाब से बेचा, कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हुआ। अच्छा, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि उसने बेचा कितने में होगा, सर 2000 में खरीदा है, 20% बढ़ाकर मतलब इसका 120% निकाल दिया जाए, वही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना, कि सर 50 केजी चीनी को खरीदा 2000 में था, 50 केजी चीनी को 20% के लाभ के साथ वो 2400 में बेच रहा है। अब देखो बीच वाले लाइन में आओ, बीच वाले लाइन में क्या कह रहा है, 40% चीनी को 60 रुपए के दर से बेचा। सुनना मेरी बात, 50 केजी चीनी है, 50 केजी का 40% कितना होगा, 20 केजी, ठीक है। तो बाकी बचा कितना सर, 30 केजी। बोलो हाँ या ना। इस 20 केजी को 60 रुपए के हिसाब से बेचा, तो कितने रुपए का चीनी बेच दिया, 1200 का। जबकि टोटल चीनी कितने का बेच रखा है, 2400 का। तो 1200 का 20 केजी चीनी बेच दिया, तो बाकी 30 केजी चीनी भी 1200 का ही बेचा होगा, क्योंकि टोटल एसपी तो कितना है, 2400। तो सर 30 केजी 1200 का बेचा है, मतलब 1 केजी चीनी का दाम कितना है, तो सर 1200 बटा कितना, 30, 30 से काट दो वैल्यू, तो आपने कहा 40 रुपए पर केजी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लो, शिफ्ट 2 के क्वेश्चन फिर भी अच्छे थे शिफ्ट 1 से। शिफ्ट 1 में तो बिल्कुल ही लल्लू सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रेखा के हिंदी में प्राप्तांक का 1/3 उसके विज्ञान में प्राप्तांक के आधे से 20 क्या अधिक है, उसे दोनों विषयों में मिलाकर टोटल 100 नंबर मिलते हैं, तो साइंस में कितने मिले ये बताना है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर लो, आप चाहो तो समीकरण बना कर लो, कैसे भी कर लो, तुरंत निकल जाएगा। देखो हिंदी में 1/3 और साइंस का आधा, यह वैल्यू किसके बराबर दिया है, 20 का। यही तो कह रहा है, हिंदी में 1/3 प्राप्तांक, साइंस में आधे के प्राप्तांक से 20 ज्यादा, यही दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि सर मैं अगर इनको सरल कर लूं तो इनका लैसे कितना आएगा, 6, 6 का इधर गुना होते ही 120 बनेगा। सर यहां कितना आएगा, 2 गुना हिंदी, और यहां क्या आएगा, 3 गुना साइंस। सरल कर लिया मैंने, इनका लैसे लिया, 6 आया, तो सर ये 2 गुना एच होगा, ये 3 गुना एस होगा, और नीचे जो 6 आया, 6 को इधर कर दिया, 120। साथ साथ में कह रहा है कि दोनों विषय मिलाकर, मतलब हिंदी और साइंस मिलाकर उसको कितने नंबर मिले हैं, 100 नंबर मिले। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। सर मैं दोनों तरफ 2 का गुना कर देता हूं, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, और यहां भी 2 का, 200 बन गया। अब इसमें से इसको घटा लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। आपने कहा 2 हिंदी, 2 हिंदी कैंसिल, -3, -2, माइनस का 5 साइंस, बराबर इनको घटाओगे, 200 में से 120 माइनस का 80। सर माइनस से माइनस कटेगा, 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 16 बार, और हमसे साइंस का ही पूछा था, साइंस में कितने नंबर आ रहे हैं उसको, 16 आ रहे हैं। ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे भी कर लीजिए, दोनों से आंसर क्या रहेगा, सेम। क्योंकि जब क्वेश्चन इजी होता है तो कैसे भी कर लीजिए, टाइम नहीं लगता, बस आप कैलकुलेशन सही से करिए। कैलकुलेशन में कोई गलती करेंगे तो फिर आप अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन जहां 1 नंबर मिलना चाहिए था वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आराम आराम से करिए। इनको सॉल्व कर लो, 15 और 1 कितना, 16/5। सर ये भाग है तो इसको गुना में बदल सकते हैं, बाद वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। ठीक है सर, गुना x/5,
बराबर, इनको सॉल्व करो सर, ये 7/5 और इनको सॉल्व करो सर, ये 8/5। अब इनको सॉल्व भी तो करना है। 5 गुना 5 25 से ये 25 कट गया सर। 8 से 2 से यह वैल्यू कितनी बार, 8 बार। 8 गुना 7, 8 गुना 7 कैंसिल, तो x का मान कितना बचा, 1। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। यह आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन था। चलिए अगले को देखिए। अब ये भी क्वेश्चन आसान है, या तो इसको समीकरण बना के करें या फिर डायरेक्ट करें, कैसे भी करें आसानी से हो जाएगा। कह रहा है एक कार्यशाला में एक शिक्षक टैक्सी से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर 10 रुपए का दावा करता है। प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपए का दावा करता है। मतलब अगर टैक्सी से यात्रा करेगा तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया देगा। अगर वो अपनी कार से यात्रा करता है तो 1 किलोमीटर का 9 रुपया देगा। टोटल वह 60 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसके खर्च कितने होते हैं, 575 रुपए। तो आपको बताना है टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, ये बताना। मिश्रण लगा लो, सबसे ईजी है सर। या तो टैक्सी से यात्रा कर रहा है या तो कार से कर रहा है, ठीक है। टोटल कितने की यात्रा करा है, 60। मैंने मान लिया कि अगर 60 के 60 किलोमीटर टैक्सी से जाता तो आपको पता है 1 किलोमीटर का कितना दाम लगेगा, 10 रुपया। तो 60 किलोमीटर का कितना टोटल खर्च हो जाएगा, 600 रुपया। अगर टोटल के टोटल 60 किलोमीटर की यात्रा कार से करता तो सर टोटल खर्च कितना होता, तो 60 गुना 9 540। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यह दोनों मिलाकर कितना दिया है, 575। देखो भाई दिया है ना कि टोटल 60 किलोमीटर का यात्रा में 575 लगता है, टैक्सी और कार दोनों मिलाकर। सरल कर लो सर, 600 में से 575 घटाया, यह वैल्यू कितना बचेगा, 25। 575 में से 540 घटाया, यह वैल्यू कितना बचेगा, 35। हमसे क्या पूछ रहा था, टैक्सी से कितने किलोमीटर की यात्रा की, तो सर टैक्सी से कितना, 35 किलोमीटर। काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही होता है। हमसे बोलता कि सर कार से कितना, तब आंसर क्या होता, 25। ठीक है, आप रीचेक भी कर सकते हो। आगे देखिए अगले को क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिधि के संख्यात्मक मान का 14 गुना है। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। इसका मान जो भी परिधि है, परिधि का मान आपने क्या पढ़ा है, 44/7 आर, इसके 14 गुना के बराबर है। मुझे बताओ पाई, अच्छा एक चीज और बताओ सर, इस पाई के जगह में 22/7 रख सकता हूं, बोलोगे जी सर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये 7 से 7 कैंसिल, सर 1 आर से 1 आर कैंसिल, 22 से यह 2 बार कैंसिल। तो आपने कहा सर त्रिज्या कितना आएगा, 28। हमसे पूछा वृत्त का परिधि क्या होगा, तो सर परिधि क्या होता है, 44/7 आर, त्रिज्या कितना है, 28। 7 से काटा कितनी बार, 4 बार। 4 का गुना करोगे तो 4 चौका 16, इकाई पे एक ही जगह 6 दिख रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, 176। सिंपल, इकाई से चेक हो गया, 4 चौका 16, इकाई में 6 आएगा, चारों में एक ही जगह 6 है, तो चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगले को देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान को उनके 3 भुजाओं पर पेंट लगाकर चिन्हित किया गया, यदि पेंट के बिना वाली भुजा की लंबाई 13 है। सर ये आयताकार कोई जगह है, 3 भुजाओं पे पेंट लगा दिया, लो सर इन तीनों भुजाओं पे उसने पेंट लगा दिया, और जिस पे पेंट नहीं लगाया है उसकी लंबाई कितनी है, 13 है। आयत के बारे में जानते हैं, हर एक कोण समकोण होता है और आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो सर ये 13 है तो यह भी 13 होना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में एक लाइन ये कह रहा है, और पेंट लगी हुई भुजाओं की लंबाई कितनी है, 57 मीटर। पेंट लगी हुई भुजाओं की लंबाई कितनी है, 57 मीटर। ये जो 57 मीटर है इन तीनों का क्या है, टोटल योग है। तो मुझे बताओ ये तो लंबाई होता है, ये लंबाई होता है, ये 13, तो सर ये 13। तो मैं पूछूं कि सर 2 बार लंबाई कितना आएगा, तो आपने कहा सर टोटल तो ये 57 है, इन तीनों को जोड़ेंगे 57 है। तो इसमें से अगर मैं 13 घटा दूं, 13 घटाते यह वैल्यू कितना बनेगा, 44। तो यह किसके बराबर होगा, 2 गुना लंबाई। तो लंबाई का मान यहां से कितना आएगा, 22। मतलब सर इसको भी 22 रखे, इसको भी 22 रखे और इन तीनों को जोड़े तो ये 57 के बराबर होगा। हमसे कह रहा है मैदान का एरिया बताएं, तो एरिया कैसे निकालते हो, लंबाई 22 चौड़ाई 13। बताओ 3 दूनी 6, 6 पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, ये तो गया। 13 दूना 26, मतलब 200 से ऊपर एक ऑप्शन यही जाएगा, मतलब 286 क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। कैलकुलेशन भी करना है तो तरीके से। चलिए बढ़े आगे, अगले को देखो क्या कह रहा है, 40 मीटर 30 मीटर आधार वाले आयताकार टैंक में इतना मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। तो सर ये घनाभ के आकार का हो गया, एक टैंक है जो घनाभ के आकार का है,
तो सर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो सर उसका आयतन होगा 40 गुना 30 और गुना 6.5 मीटर। अभी कैलकुलेशन मत करो, आगे काम और करना है। ये सब मीटर में है, तो सर मीटर क्यूब हो गया इनका आयतन, किसका? घनाभकार टैंक का। अब क्या कह रहा है? यदि पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पाइप से बहने का मतलब क्या हुआ कि सर 1 घंटे में 5 किलोमीटर पानी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले पाइप द्वारा कितने समय में टैंक क्या हो जाएगा? खाली होगा। देखो क्या कह रहा है सर, एक घनाभ के आकार का कोई टैंक रहा होगा, ऐसे मान लो ये टैंक है। ठीक है, इसमें एक पाइप लगा है। ठीक है, और ये जो पाइप है ना जिससे पानी बाहर आ रहा है, यह जो पाइप है, यह इसका जो मुंह है, इसका जो फेस है, यह किस आकार का है? वर्ग के आकार का है। तो सर इसकी भुजा कितनी होगी? सर 20 20 20 20 20। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इससे 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दर से पानी क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये निकाल लूं कि 1 घंटे में इससे कितना पानी बाहर निकलेगा। सर 1 घंटे में इससे कितना पानी बाहर निकलेगा, मतलब इसका आयतन प्रति घंटे का। कैसे निकालोगे? सर 20 गुना 20, ये लंबाई चौड़ाई। अच्छा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मतलब कितना सर? 500 मीटर, सॉरी 5000 मीटर पर घंटे। तो सर चौड़ाई कितना, ऊंचाई या चौड़ाई जो भी मानना है, ये 5000 मीटर। सर ये सेंटीमीटर में है तो 100 का भाग लगा दे, ये भी सेंटीमीटर में है तो 100 का भाग लगा दे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकलेगा, और टोटल पानी कितना है ये है, तो हमें बताना है कि कितने समय में पानी बाहर निकल जाएगा। तो मैं यही तो कहूंगा, मैं कहूंगा कि टोटल पानी कितना है? 40 गुना 30 गुना 6.5। ठीक है, 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालते हैं? 20/100, 20/100। तो 20 गुना 20 नीचे रहने दो, 100 ऊपर पहुंचा दो। बोलोगे जी सर। और गुना कितना सर? 5000। इनको कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने घंटे लगे इस टंकी को खाली करने में। सर कैलकुलेट करेंगे, बताओ सर ये 2 और 2 4 0, 3 और 1 0 कैंसिल। बताओ 20 में 2 का गुना 40, 40 से 40 कैंसिल। 5 से काट दिया मैंने कितनी बार? 6 बार। और 6 का 6.5 गुना करोगे तो 39 आवर आ जाएंगे। नहीं, 6 में 6 का गुना 36 और 6 में 0.5 का गुना 3, 39 आवर। मतलब 39 आवर में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से खाली। तो कॉन्सेप्ट यही था कि सर 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकल सकता है वो निकाल लो, और टोटल पानी के आयतन में क्या करो? भाग लगा दो, टाइम आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए 11। क्या कह रहा है? यदि संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर रिजल्ट वही संख्या है। संख्या अपने आप में 100 होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%। बोलोगे जी सर। इसका 60% मतलब 60 में जब 60 जोड़ोगे तो वही संख्या 100% आनी चाहिए, ये कह रहा है। तो ओवरऑल यही तो हो गया सर, 40% का वैल्यू 60 दिया है। यहां तक की कहानी क्लियर है। कैसे? तो सर ये प्लस का 60% था, इधर माइनस का, तो 40% का 60। हमसे बोला संख्या निकाल लो, मतलब 100% निकालो। 60/40 गुना कितना? 100। बताओ सर ये 0 से 0 गया, 4 से ये 25 बार, और 25 का 6 गुना कितना? 150। आखिर में वो संख्या क्या थी? 150, जो कि ऑप्शन नंबर डी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। चलिए अगले को देखिए। क्या कह रहा है? यदि किसी द्रव को ठोस रूप में बदला जाता है तो उसका आयतन 125% बढ़ जाता है। लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हो तो आयतन 25% बढ़ जाना, मतलब 100 से 125 हो गया। ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। फिर कह रहा है अब ठोस को वापस द्रव में बदलना है, तो सर वापस इसमें बदलोगे तो कितने की कमी दिख रही है? 25 की। तो आपने कहा आयतन में 25 की कमी कितने में से? 125 में से। गुना कर दो 100। 25 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। मतलब 20% की क्या हो जाएगी? कमी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही उत्तर। लिखा है ना, आयतन में आई प्रतिशत कमी कितना? तो आयतन में 20% की क्या हो जाएगी सर? कमी हो जाएगी। अगले को देखो। क्या कह रहा? 8000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों में ब्याज की किसी दर पर 9600 हो जाती है। देखो तो सिंपल सी बात है, 8000 का मूलधन है,
9600 का मिश्रधन है, तो ब्याज कितने का है 1600 का, और ये 1600 का ब्याज कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का निकाल लोगे और बटा मूलधन करके गुना 100 करोगे, दर आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी रेट निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूले से चलो तो आपने कहा सर 1600 का ब्याज लगा गुना 100, मूलधन कितने का था सर 8000 का था, और समय कितने का था 5 का था। सर ये जीरो कैंसिल, ये कितनी बार 20 बार, और 5 से यह कितनी बार 4 बार, रेट 4% आया। यहां से यहां तक की बात हो रही है। कह रहा है यदि ब्याज की दर को दोगुनी कर दो, मतलब जो भी रेट आया उसका दोगुना कर दो, तो 6 वर्ष में कितना मिश्रधन मिलेगा। तो सर मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जो कि 8000 है, प्लस इस मूलधन पे ब्याज कितने साल का सर 6 साल का, क्वेश्चन में कह रहा है, और दर क्या लेना है 2 गुना, तो 4 का 2 गुना 8 बटा क्या कर दो 100। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन 8000 प्लस इनको गुना करो, 8 में 8 का गुना 64, और 64 का 6 गुना 24, 36 और 2 38, तो आपने कहा 3840, क्योंकि एक जीरो भी आएगा, तो आपने कहा 8 3 11, 11840। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सही से टिक करना। 11660 आपके लिए दिया है, क्यों, क्योंकि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो। देखो यही होता है, जब पेपर इजी बनाएगा तो कई बार ऑप्शन ऐसा डाल देगा कि आप कैलकुलेशन में हड़बड़ाहट में मिस्टेक करो और ऑप्शन गलत टिक कर दो, फिर घर पे आके बोलोगे अरे सर ये आसान सा क्वेश्चन क्या था, गलत हो गया। अगले को देखो, कह रहा 4420 को x और y के बीच में 6 वर्ष के लिए x के द्वारा विभाजित करें, 6 वर्ष के अंत में x के द्वारा प्राप्त राशि और 8 वर्ष के अंत में y के द्वारा प्राप्त राशि बराबर हो। किसकी दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है 10%। तो भैया जब मिश्रधन बराबर होता है तो आपको रेशियो निकालने का तरीका क्या सिखाया है, मूलधन का। यहां x और y कह रहा है ना, तो x और y ले लो। x द्वारा प्राप्त मिश्रधन और y द्वारा प्राप्त मिश्रधन CI के अंदर अगर बराबर होता है तो सर इनके मूलधन का रेशियो निकालने का तरीका क्या सिखाया है। तो बोला है सबसे पहले दर को खोजो, दर दिख गया, इसको भिन्न में तोड़ो, 10% को भिन्न में तोड़ा 1/10। फिर मैंने कहा सर 10 का तो मूलधन है, 1 का ब्याज जोड़ेंगे तो 11 का मिश्रधन मिलेगा। अब मैंने क्या कहा था सर, इसको उल्टा करके लिख दो, यह किसके लिए x के मान और यह किसके लिए y के लिए। तो आपने कहा सर x को 11 के रेशियो में पैसा मिलेगा, y को 10 के रेशियो में, यही तो शॉर्टकट समझाया। उसके बाद मैंने कहा कि सर x को 6 वर्ष के लिए दिया गया था और y को 8 वर्ष के लिए, तो समय का गैप कितने साल का है 2 साल का, तो इसका वर्ग कर दो, बस काम खत्म। ये 121 और ये 100, टोटल मिलाकर कितने हो गए सर 221। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 4420। कितने गुने पे बैठ रहे हैं सर 20 गुने पे बैठ रहे हैं, बोलो हाँ या ना। 20 गुना पे बैठ रहा है, ठीक है, तो सर इसका भी 20 गुना हो जाएगा। 20 गुना करोगे 2 4 2 0, इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 20 गुना करते ही 2000। तो कहाँ ऑप्शन मैच कर रहा है 2420 और 2000, ऑप्शन नंबर डी से। ये तरीका ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे और आप कहीं भी मैथ पढ़ोगे ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो शॉर्टकट ध्यान रखना, मैंने जो बताया, दर को तोड़ो, फिर जोड़ोगे जैसे, तो मूलधन में 1 का ब्याज मिश्रधन, तो जो ऊपर वाला मान होगा वो पहले वाले का, जो नीचे वाला मान होगा दूसरे वाले का, और जो समय का अंतर है वही वर्ग, वही इसके ऊपर क्या कर दो घात लगा दो, रेशियो निकल कर आ जाएगा दोनों का। 3 होता तो तीनों का आ जाता। चलिए आगे बढ़ते, अगले को देखो क्या कह रहा है। एक शिविर में 240 शिक्षक अथवा 400 विद्यार्थी के लिए भोजन की व्यवस्था है। कहना क्या चाह रहा है कि 240 टीचर की बात कर रहा है और 400 स्टूडेंट की बात कर रहा है। सर इनको सरल कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, 8 से 3 बार और 8 से 5 बार। तो यहां से मुझे पता चल गया कि टीचर का 3 गुना और बच्चे का 5 गुना आपस में बराबर है। आगे क्या कह रहा है, 300 छात्र ने भोजन कर लिया, इस 400 में से 300 छात्र ने भोजन कर लिया, तो अब भोजन कितने छात्रों का बचा 100 छात्रों का। तो आपको बताना है कि जो शेष भोजन बचा है ना, जो कितने छात्रों का बचा है 100 छात्रों का, वह कितने शिक्षक को भोजन करवा सकता है।
कि 100 छात्रों का भोजन कितने शिक्षक ग्रहण कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, 100 छात्रों का भोजन बचा, तो सर यह इसके कितने गुने पे बैठ रहा है, 20 गुने पे। तो सर यहाँ पे भी 20 गुना कर दो। तो आपने सिंपल कह दिया कि सर जो 100 छात्र का भोजन बचा था ना, उसमें 60 टीचर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? ऑप्शन नंबर बी क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर, कि 100 छात्रों का भोजन बचा था, उसी भोजन में 60 टीचर भोजन कर सकते हैं। सिंपल सा था, 5 का 20 गुना बैठा तो 3 का भी 20 गुना 60। क्लियर है? तो ये आपके शिफ्ट नंबर 2 पटवार के मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन है। हाँ, ये चीज आप कह सकते हो, पेपर फर्स्ट में जो मैथ आए थे वो बहुत ही ज्यादा इजी थे, पेपर सेकंड में उसकी तुलना में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया था, लेकिन ओवरऑल मैथ की बात करें तो बहुत ही इजीएस्ट लेवल था। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्वेश्चन क्या था, कठिन था। आपने अगर तैयारी किया होगा, लास्ट 1-2 महीने से भी पढ़ रहे होंगे, तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आ रहे होंगे। 15 में से हर बच्चा 12-13 क्वेश्चन तो कर ही के ही आया होगा, चाहे किसी भी शिफ्ट की बात करें। गलती कहाँ हो सकती है, क्वेश्चन ज्यादा आसान है तो कैलकुलेशन में आप गलती ना कर दिए हो, ये गलती हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।